है ना, लॉट ऑफ कैलकुलेशन। तो हम लोग पहले मॉड्यूल ए को कवर करेंगे, देन विल गो टू मॉड्यूल सी, एंड देन मॉड्यूल बी, एंड देन मॉड्यूल डी, राइट। तो यहाँ पर ये सिलेबस आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, ये चैप्टर चैप्टर 1 वी विल कवर एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर और सब्जेक्ट। ये हम लोग लास्ट में करेंगे। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई टेल यू द फार्मूला हाउ विल गेट द 3 to 4 मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज दिस वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर इन AFM। so we will discussing this particular chapter at the end of this entire paper। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अकाउंटिंग। अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग? एनीवन कैन हेल्प मी? व्हाट इज अकाउंटिंग? टेला, you being a commerce background student, please tell me what is accounting? Managing Okay, then keeping a record of it. keeping a record of it. Okay, see, first we have to understand, since an accounting paper, first you have to understand what is accounting. What is accounting? See, accounting is, are you agree with me that the accounts is a language, accounting is a language of a business? Are you agree? Yes, Account, sir. yes, accounting is a language of a business. Business का ये language है. See, if we are saying that it's a language of business, जब when we say language of anything, then there must be some kind of rules, there must be some kind of grammar. So when you learn anything, any language like English, Hindi, Japanese, Spanish, whatever language you learn, you first understand the grammatical part of the language, then you try to speak, then you can understand the language. Same in case of accounting, in the same case, accounting is also having set of rules, set of grammars, where you have to understand. There is a set process of रूल्स इन अकाउंटिंग। तो हम लोग क्या है कि इस ग्रामर को, इस सेट ऑफ रूल को सीखते हैं, देन अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है, बिकॉज दिस इज द लैंग्वेज ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, अब ये होता क्या है, अकाउंटिंग होता क्या है, वाई इफ इट इज अ ग्रामर, इफ देर इज अ ग्रामर, देन व्हाट काइंड ऑफ द रूल्स आर देयर? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटिंग। सी, अकाउंटिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस, accounting is nothing but the process of recording, recording, summarizing, analyzing, and reporting financial transaction of a business, oversee its performance, and ensure statutory compliance. It provides insight into a business financial health, helping stakeholder make informed decision. अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग है, ठीक है। अकाउंटिंग जब भी होता है, यहाँ पे याद रखना, अकाउंटिंग दो स्टेज में होते हैं। एक होते हैं रिकॉर्डिंग और दूसरा रिपोर्टिंग। ठीक है? उसके बाद हम लोग समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज रिकॉर्डिंग। सपोज करो कि आपने कोई बिजनेस किया, पेन पेन का बिजनेस किया। यू हैव अ 1000 एंड यू जस्ट स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग पेन। तो आपने क्या किया, 100 रुपीज़ का पेन लिया। कितने पीसेस लिए आपने?
10 पीसेस लिए और इस 10 पीसेस को आपने किसी पर्टिकुलर डे में एक को आपने बेच दिया 2000 में 10 पीसेस को। तो ये जो 2000 में आपने बेचा, ये परचेज किया आपने, ये परचेज किया और ये आपने सेल किया। अब इसको आपको नोट करना, देयर इज अ टू इफेक्ट सिंस यू हैव परचेज। तो आपका ये जो परचेज है, ये आप कहीं नोट करेंगे ये परचेज को, तो ये इनफैक्ट आपका एक्सपेंस है। और ये जो सेल हुआ, सेल यहाँ पे आपने 1000 का 10 लिया और सेल किया 2000 का, सॉरी 2000 का, ये आप नोट करेंगे, ये आपका रेवेन्यू हो गया। ये वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग। जब हम लोग इसको सेल माइनस परचेज करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं समराइजिंग, माइनस करके, यानी कि 2000 माइनस 1000 इक्वल टू 1000। हम लोग को लगा कि ये 1000 है, ये प्रॉफिट है। 10,000 आपका इन्वेंट्री हो गया, ये 1000 इन्वेंट्री हो गया और 2000 आपने सेल किया, यू हैव गॉट 1000 profit. So then you can analyze that, summarize that, yes, if I invest 10,000, then there is a probability that we can earn 20,000. And if we that from that particular point, you can make a decision whether you should continue your business or you should go for some bulk purchase of pen कि हाँ थोड़ा और सस्ता मिले, या फिर सेल को और बढ़ा सकते हैं। इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एनालाइजिंग। इसको एनालाइज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप रिकॉर्डिंग, दिस इज द फर्स्ट वन, द सेकेंड वन, एंड थर्ड वन इज एनालाइजिंग। फिर आता है रिपोर्टिंग। वंस यू डन ऑल द थिंग्स, डे एंड में आपने रिपोर्ट बनाया कि कितना आपका प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने में आपने इन्वेंट्री परचेज किया, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। अब इसको अगर ईयर वाइज हम लोग करें, ईयर वाइज करें, तो ये वाले पार्ट को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये वाले पार्ट को ही क्या। तो कोई भी जो ट्रांजेक्शन होता है अकाउंटिंग का, वो दो स्टेज में होता है। ये दोनों आपका इंटरनल है। डे एंड में आपको जब सबसे पहले शुरू होता है रिकॉर्डिंग से और फिर खत्म होता है रिपोर्टिंग। क्लियर? अब अकाउंटिंग तो हम लोग समझ गए, व्हाट इज अकाउंटिंग। नाउ लेट मी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। कैन एनीवन Can anyone help me to understand what is accountancy? Hello, I'm audible? Hello? Yes, please. Sakshi, tell me. Santosh, Sir. yes, please tell me. Audible, sir. Yes, Audible, sir. yes, yes, please. Yes, yeah, keep telling something because I thought ki you all have disconnected. No, sir. No, sir. No, Audible, sir. ठीक है, तो आप बात करते रहो. Just talk to me. Okay, sir. Okay, just tell me what did you get the concept of accounting? आपको अकाउंटिंग समझ में आया कि अकाउंटिंग अब क्या होता है? Yes, sir. Everyone, Ruby, Sama, Sakshi, SB, Stella, did you get that? Okay, now let's understand what is accountancy. So first I need to erase this one. So what is accountancy? See,
Accountancy refers to the field of study and profession dedicated to the systematic and comprehensive recording, analyzing, and reporting of financial transaction. Right. So when you analyze, when you study the field of profession of accountancy refer to the field of study when you study the profession dedicated to systematic and comprehensive recording. मतलब आप जब इस recording इस वाले part को आप study करते हैं, इस वाले part को, तो this process is called accountancy. ठीक है? तो Yes, sir. you have a now clear picture, or now you are able to understand what is the basic difference between accounting and accountancy. ठीक है? चलिए Okay, sir. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है. सबसे पहले हम लोग ने अकाउंटिंग देख लिया, अकाउंटेंसी देख लिया, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें. अगर ये रूल है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे. तो मैंने जैसा आपको कहा कि अर्लियर आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. then when it is a language of business, there is a must be some kind of rules, some kind of grammar. So let's see what kind of grammar is this, what kind of the rule is this. So these are the accounting concept. So accounting concept that I have told you that this is divided into two part, that is at recording stage or at reporting stage. At recording stage अगर हम लोग concept की बात करें तो there are 6 concepts, that is cost concept, money measurement concept, business entity concept, realization concept, dual aspects concept और historical concept. ये सारे जो हैं रिकॉर्डिंग स्टेज में है. जब आप रिकॉर्ड करते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन तो ये सारे प्रोसेस हैं जो आपको होकर के गुजरने हैं. यू हैव टू कीप इन योर माइंड while recording any kind of business transaction at the reporting stage. Then we have a recording stage. Then we have a reporting stage. इस स्टेज में क्या होता है कि जब आप कोई रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अब आप रिपोर्ट इन डे एंड में, ईयर एंड में, मंथ एंड में आप रिपोर्ट तैयार करते हैं. तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, उसके लिए भी एक सेट रूल है, उसके लिए भी कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का. तो दीज आर द going concern concept, matching concept, accounting concept, accounting period concept, or convention of conservatism, convention of full disclosure, convention of materiality और convention of consistency. ये सारे rules हैं जो हम लोग को दोनों ही part में we have to study, recording stage और reporting stage. So let's first understand what is a recording stage and what are the concept under recording stage. सबसे पहले cost concept, ये recording stage पे है. What is cost concept? देखो cost concept क्या बोलता है अपना कि transaction are recorded at their original price and not market price, ensuring all the monetary transaction are documented based on historical cost. मीन्स डैट कि अगर कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं, इफ़ यू परचेज एनीथिंग देन यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट इट्स ओरिजिनल प्राइस, नॉट मार्केट प्राइस. सपोज करो कि आपने कोई मशीनरी लिया, सपोज यू हैव इंस्टॉल एन मशीनरी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन. 1 lakh rupees is the cost of a machine and installation cost is 10,000, and again installation cost and transportation cost again 5,000. So the total is 1,15,000. So this is the cost of a machine. And suppose after 2 months, at the time of installation, the price goes up, it becomes 1,20,000. The cost of the machine becomes 1,20,000. Then it is not like that you will enter it as a 1,20,000. This concept says that transactions are recorded at their original cost and not market price, ensuring all the monetary transactions are documented based on the historical cost. Get it? तो इसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट आर द एप्लीकेशन? अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट्स ले रहे थे उसके वैल्यूएशन में, तो रिकॉर्ड एट द परचेज कॉस्ट इग्नोरिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द चेंजेस. Okay,
फिर है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेड एट देयर वैल्यू एट द टाइम ऑफ द ट्रांजेक्शन विदाउट एंटिसिपेटिंग फ्यूचर वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग जब आप करोगे, उसको डॉक्यूमेंट करोगे उसके कॉस्ट वैल्यू से, जब आपने एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, जिस दिन वो ट्रांजेक्शन हुआ है, एंड नॉट फ्यूचर वैल्यू एंटिसिपेटिंग। सपोज करो, और नॉट जस्ट टेल मी व्हाट आर द which particular assets, fixed assets is different from market price and the cost price and the market price. Any give me any example. कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसका जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस से कम होता है. इज देयर एनीवन, आप में से कोई? No idea, sir. नो आइडिया. No. Sir, can you repeat the question, please? Can you confirm me whether which fixed assets is less than its market price? Machinery that depreciates. Market price, no, that depreciate. The only now in another language, if I ask you, just tell me what are the asset that never depreciate. Real estate. Real estate, exactly. Land and lands are the things that, lands, gold are the fixed asset that does not depreciate, है ना? So these are the Yes. things. And what are the what is the assets, which assets is same as its cost price and market price? Which assets you can figure out whose market price and cost price always same, it does not depreciate? Money, Yes. right? So the cost price or market price is always same in case of Same. money, right? So Okay, sir. fixed assets valuation in case of cost concept, the application for cost concept ये किस में apply होता है? You can apply it at a fixed assets valuation में. You have to record at purchase cost ignoring market value changes. Then transaction recording, documented at their value at the time of transaction without anticipating future value. Next, no cost item. If an item hasn't cost anything, it's not recorded in the book. Give me any example. What does it mean? Gifts received. Gift received. Okay. Anything else? Paid from for father. Property. Okay. In terms of business? Yes, sir. In terms of business? What about the goodwill? Can you measure it? Yes, sir. Can you No. measure? Is there any monetary cost, monetary things associated? It is, but you cannot write it down. It is an intangible assets, but you cannot record it, right? So you have to record those transactions which are associated with money. Okay. So these are the cost concept. Next है money measurement concept. The same concept, this concept mandate that the transaction recorded in the book of account must be measured in monetary term. If monetary term is not there, then you cannot record it. So these particular concepts ensure that uniformity in recording various type of transactions such as production, sales, wages by converting into the कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट मनी. आप वेजेस देते हो,
प्रोडक्शन करते हो, दैट कैरीज कॉस्ट, सेल्स एसोसिएटेड विद कॉस्ट, वेजेस, देयर इज अ कॉस्ट, राइट। तो ये सारे को आप कन्वर्ट करते हो, वेजेस कितने वेजेस आप बोलते हैं ना कि हाउ मच द वेजेस आर, हाउ मच द सेल्स आर, आप बोल सकते हैं व्हाट आर द प्रोडक्शन फिगर, आप बोल सकते हो ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये एसोसिएटेड हैं मॉनेटरी टर्म में, मतलब मेजर कर सकते हैं इनको मॉनेटरी टर्म में। अब जैसे एक बात बताओ कि सपोज करो कि देयर इज अ मैनेजर और देयर इज अ सीईओ ऑफ ए बैंक, राइट, any particular bank, and he is known for his credibility, honesty, and the person who just increase the business growth or establish the business, he has very good reputation in the market, and suppose he dies and शेयर मार्केट क्रैश हो जाता है उस पर्टिकुलर बैंक का, व्हाट विल हैपन? इस इफेक्ट, अब इफेक्ट तो कर रहा है बिजनेस, क्या आप इसको रिकॉर्ड करोगे? ट्रांजेक्शन में आप रिकॉर्ड कर पाओगे? नहीं सर, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऑल्दो ये नुकसान तो हो सर रहा वो है, टेंजिबल नहीं है। टेंजेबल नहीं, वो इनटेंजेबल है, बट आप मॉनेटरी टर्म एसोसिएटेड नहीं है, उसको मेजर मॉनेटरी नहीं कर टर्म में उसको सकते। हाँ, कन्वर्ट नहीं कर सकते सर। कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है? नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स एक्सक्लूडेड, जिसमें भी नॉन मॉनेटरी फैक्टर है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप उसको एक्सक्लूड कीजिए, आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। फैक्टर दैट कैन नॉट बी quantified in monetary term such as health of the proprietor or manager are not included, ठीक है। then ignoring inflation or deflation, no matter whether it is a inflation side or deflation, you this account of record does not adjust the value of the assets for changes in purchasing power due to inflation or deflation. ये purchasing power does not depend on इन्फ्लेशन और डिप्लेशन। आप एसेट्स को आप बिल्कुल भी एंट्री आप नहीं कर सकते, रिकॉर्ड में नहीं ला सकते हैं इसके कारण से, ठीक है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में कि वेदर इन्फ्लेशन और डिप्लेशन इफेक्ट एनी ट्रांजेक्शन और वी कैन रिकॉर्ड एज पर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और डिप्लेशन एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो आप क्या जवाब क्या होगा? What will you answer? क्या आप जवाब नो। दोगे? नो। अब है क्वांटिटी रिकॉर्डिंग फॉर कंपैरिजन, ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन क्वांटिटी मॉनेटरी टर्म, जितने भी क्वांटिटी हैं आप क्वांटिटी टर्म में ही आप लिखेंगे, फैसिलिटेटिंग इजी कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन डिफरेंट फर्म। तो आप क्या करेंगे, जब आप क्वांटिटी लिखेंगे ना तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ये एक अगर मान लेते हैं, ये एक मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि क्वांटिटी रिकॉर्डिंग फॉर कंपैरिजन। अब 5 ट्रक आप लिख रहे हो, ठीक है, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री को आप लिख रहे हो 50,000 इन्वेंट्री स्टॉक में, इस साल इतना बचे थे बिगनिंग के, फिर क्लोजिंग आपका हो रहा है 10,000 इन्वेंट्री। तो ये जो आप रिकॉर्ड करते हो, ये क्वांटिटी में आपको रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी और इंडिपेंडेंट एंटिटी फ्रॉम ओनर। मान लेते हैं किसी ओनर ने एक बिजनेस ये किया, कोई कंपनी बनाई, प्रोमोटर ने एक कंपनी बनाई, या फिर कोई प्रोपराइटर है उसने एक कंपनी बनाई, तो जो कंपनी बनाई ये सेपरेट है, ये जो प्रोपराइटर है ये सेपरेट है, ये बिजनेस सेपरेट है किससे? बिजनेस ये फ्रॉम सेपरेट द है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से, बिजनेस के बिजनेस ओनर से ये सेपरेट है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल पर्सन है, इंडिविजुअल है बिजनेस। तो ये एंटिटी बोलता है कि दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट द बिजनेस एंटिटी इन एनी अकाउंटिंग
that will be treated as a business is an independent entity separate from its owners. अब इसके implication क्या है? इसके implication है इसके implication क्या है, इसको याद रखिएगा. You just keep in your mind that application, what is the application of the business entity concept, that the owner's capital contributed is considered business liability. Suppose एक owner ने एक particular individual ने एक business शुरू किया, उसने 1 लाख से कोई बिजनेस शुरू किया, तो ये जब बिजनेस ABCD है, ABC मान लेते हैं कि ABC इंटरप्राइजेज है, ABC इंटरप्राइजेज है. अब ये 1 लाख रुपया 1 लाख ये कंट्रीब्यूट किया, तो दिस इज अ लाइबिलिटीज. दिस इज द लाइबिलिटीज टू द बिजनेस. ये इसने दिया. अगर आप सपोज करो कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया ABCD के नाम से इंटरप्राइजेस से, आपने 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया अपने बिजनेस के लिए. जब आप 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो जो बिजनेस है, सपोज करो कि उसका नाम आपने ABC इंटरप्राइजेस रखा, तो ये जो 1 लाख है, ये दैट विल ऑलवेज बी लाइबिलिटीज टू ABCD कि ये ओनर्स का फंड है, ये बिजनेस को देना है. ठीक है. तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ओनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी हैं, दोनों को आप मर्ज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं पर्सनल विड्रॉल. अगर सपोज करो कि आपने बिजनेस शुरू किया, अब आपको पैसे भी चाहिए होगा, तो आपने सपोज करो कि 10,000 आपने उसमें से विड्रॉ किया बिजनेस से, तो आप एक बात बताओ मुझे कि ये एंट्री, अगर 1 लाख रुपया आपने शुरू किया है बिजनेस, ये 1 लाख से आपने शुरू किया, 10,000 आपने विड्रॉ ही कर लिया, तो ये 90,000 बचना चाहिए लाइबिलिटीज. 90 नहीं सर. क्यों नहीं बचना चाहिए? सर क्योंकि उसके लाइबिलिटी और बढ़ जाती है. तो उसको फिर कैसे एंट्री करेंगे हम लोग? डेबिट. डेबिट नहीं, हम लोग एक ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं. एक ड्राइंग अकाउंट होता है, ओनर्स का विड्रॉल जो भी होगा Yes, sir. उसमें ही हम लोग एंट्री करेंगे. और जब ओनर कोई भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा, मतलब इसमें पैसा वापस देगा, वो बिल्कुल ये लाइबिलिटी साइड चल जाएगा बिजनेस में और ओनर्स का फंड होगा. लेकिन जब कभी भी ये देगा, वो ओनर्स के फंड से डेबिट नहीं होगा, बल्कि ये ड्राइंग में चल जाएगा. ये सेपरेट एंटिटी है ना. तो पर्सनल विड्रॉल बाय द ओनर आर रिकॉर्डेड एज ए ड्राइंग. ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछेगा. डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस ट्रांजेक्शन. और जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का, सपोज करो, अच्छा एक चीज मुझे बताओ कि अगर आपने ये बिजनेस शुरू किया, सपोज करो स्टेला ने बिजनेस 1 लाख का शुरू किया, एंड ऑफ द ईयर इसमें 50,000 प्रॉफिट आया. ये प्रॉफिट आया, तो ये क्या है? ये प्रॉफिट है बिजनेस ABC इंटरप्राइजेस के लिए. ये प्रॉफिट है, लाइबिलिटीज है, एसेट्स है कि लाइबिलिटीज है, ये बताओ आप मुझे. स्टेला ने बिजनेस शुरू किया है 1 लाख का, और उसमें 50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर उसमें प्रॉफिट होता है. वो 50,000 वो स्टेला के लिए, बिजनेस के लिए, ABCD प्राइवेट लिमिटेड या ABC इंटरप्राइजेस के लिए वो क्या है? एसेट्स है, लाइबिलिटी? Assets होगा सर. How many of you are in the favor of assets and how many of you are in the favor of liability? Assets sir, assets. Santosh says Assets, sir. assets. Ruby says assets. Okay. Sakshi? What? Assets, sir. Assets, sir. Very good. देखो एक चीज बताते हैं, आप लोग सारे लोग गलत हो, रॉन्ग हो. कभी भी कोई भी प्रॉफिट जो बिजनेस में होता है, दैट इज प्रॉफिट इज अ लायबिलिटीज टू द बिजनेस, बिकॉज दिस इज ओनर्स फंड. स्टेला ने बिजनेस क्यों किया? आप मुझे ये बताओ कि वाई डिड स्टेला इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इन द बिजनेस ऑफ ABC इंटरप्राइजेज? वाई she established that particular company? Why? Tell me.
To earn profit. to earn the profit. Once company earn the profit 50,000, it means what? That will be considered for two things. 50,000 अगर आपके पास प्रॉफिट आया तो आपके पास दो ऑप्शन है. आपके पास दो ऑप्शन है. वन इज आइदर यू विल इन्वेस्ट इज री इन्वेस्ट इट इन सम अदर एक्सपेंशन, कुछ और चीज में री इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप विड्रॉ करेंगे. यही करेंगे ना, और भी कुछ कर सकते हैं. नहीं सर सर, लाइबिलिटी पे भी तो लाइबिलिटी पे लाइबिलिटी कैसे है कर, क्या? वो लाइबिलिटी है क्या? ये जो नहीं, देख लीजिए, एक चीज है जो आपने सारे लोग ने कहा, जब कभी भी कोई प्रॉफिट होता है डेट इज लाइबिलिटीज. बिजनेस पे लाइबिलिटीज है, बिजनेस पे. वो ओनर्स फंड है, ओनर्स ने पैसा लगाया था, अब उसको आप, कोई भी स्टेक होल्डर होता है, कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है किसी कंपनी में, जब प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट शेयर करते हैं ना. तो वो तो बिजनेस पे तो लाइबिलिटीज हो गया कि भाई मुझे देना है. बिजनेस से पैसा वो जाएगा, ओनर्स के पास जाएगा, या स्टेक होल्डर के पास जाएगा, इन्वेस्टर के पास जाएगा. और कुछ फंड हम लोग रखते हैं कि उसको री इन्वेस्ट करेंगे, फ्यूचर के काम में आएगा, तो फिर उसको हम लोग री इन्वेस्ट करते. समझ में यस आया? सर. किसको किसको नहीं समझ में आया? आ गया सर. आ गया? तो जी. तो आप यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, प्रॉफिट्स आर लाइबिलिटीज owed to the owner or reinvestment and losses reduce assets. और अगर लॉस होगा तो एसेट्स को रिड्यूस कर देता है. प्रॉफिट लाइबिलिटीज है, बट लॉस होगा तो एसेट्स को रिड्यूस कर देता है. क्लियर? ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. ऑलवेज स्टूडेंट मेक्स मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है. चलिए एक और कॉन्सेप्ट है, तो भी देख लेते हैं. Business performance is measured by its revenue and expenses, not the owner's personal finance. पर्सनल फाइनेंस ओनर्स से मेजर नहीं करते हैं कि वेदर इट इज डूइंग वेल और इट इज नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस. ये डिपेंड करता है कि कितने रेवेन्यू हैं और कितने एक्सपेंसेस हैं, इस पे डिपेंड करता है. देन वी हैव ए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट. ये क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू जो है वो जब अर्न हो जाए तब रिकग्नाइज करना है. रेवेन्यू is recognized as a earn. Revenue is considered realized or earned when the ownership of the goods transferred to the buyer, making them legally responsible for the payment. स्टेला ने एक प्रोडक्ट खरीदा. सपोज करो कि उसने एक ज्वेलरी के लिए ऑर्डर दिया. ठीक है, बीइंग ए कस्टमर, और यहाँ पर दिव्या है बीइंग अ सेलर. इनको इन्होंने 50,000 दिया कि आपको ये प्रोडक्ट मुझे बनाना है, ज्वेलरी इस तरह का बना करके दी. अब ये बताओ मुझे कि ये ट्रांजैक्शन आप करोगे? दिव्या आप बताओ मुझे कि ये ट्रांजैक्शन करोगे आप? 50,000 है, उन्होंने पूरा फुल पेमेंट कर दिया एडवांस में, लेकिन आपने अभी तक ज्वेलरी दिया नहीं है इनको बना करके. तो आप अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन लिखोगे? विल यू record the transaction when you receive 50,000 from Stella, or what will you do? You have still not delivered the product to Stella. Being a seller, you have to mention, you have to record the transaction. What will you do? Are you listening to me, Divya? Divya, so who is listening to me? Maybe Yes, sir, we are listening. Yes, sir. okay, now tell me Yes, what sir. I have given you. So whosoever is listening to me, please reply me. What will be the situation, how you will manage it? I have given you a Sir, scenario. unless it is delivered, we will not record. Unless it is delivered, we will not record. Then why?
Why? Because the realization concept says when a buyer buys anything, ownership of the good transferred to the buyer only when making them legally responsible for the payment is not only the criteria for रिकॉर्ड ऑफ ए ट्रांजेक्शन दैट हैज टू बी डिलीवर। यानी अगर मान लेते ये 50,000 जब तक आप गुड्स उनके हाथ में नहीं जाएगा, वो डिलीवरी नहीं करेंगे, ये ट्रांजेक्शन आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। आप लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम स्टेला। आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और बाकी को एडवांस वाले डिपार्टमेंट को आप अपने अकाउंट को क्रेडिट करें। लेकिन आप ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है, ठीक है। फिर देन वी हैव एप्लीकेशन क्या है, फ्यूचर इनकम। फ्यूचर इनकम इज नॉट कंसीडर्ड अनलेस एंड अनटिल रियलाइजेशन क्राइटेरिया आर मेट। मतलब आप जब तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर देंगे तब ये एप्लीकेबल नहीं होगा, फ्यूचर इनकम आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। गुड्स ऑन अप्रूवल, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस और अनटिल अप्रूवल इज कंफर्म, दे रिमेन एट कॉस्ट। बिल्कुल सही है। रेवेन्यू रिकग्निशन, जैसा मैंने आपको बोला, रेवेन्यू इज रिकग्नाइज व्हेन द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट और नियरली कंप्लीट, इंश्योरिंग एक्यूरेसी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अर्निंग, जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन व्हेन द अर्निंग प्रोसेस इज कंप्लीट, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट था। अब आइए डुअल एस्पेक्ट। आपको सबको पता है कि डुअल एस्पेक्ट, व्हाट इज डुअल एस्पेक्ट? स्ट्रेसेड दैट every transaction in accounting has two sides, debit and credit. When there is a debit, there must be a credit. Then there is a credit, then when there is a debit, there must be a credit, or vice versa. So maintaining the balance in the accounting equation, अगर डेबिट है तो एक क्रेडिट भी होगा हर हाल में, तो इसको कहते हैं डुअल एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट। Application, two side transaction highlight the dual nature of the transaction where every debit has a corresponding credit. Accounting equation reinforce the fundamental accounting equation like assets is equal to capital plus liabilities. ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि assets is equal to capital plus liabilities. इसको हम लोग डिटेल से बाकी के जो चैप्टर होंगे, मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक और बाकी के जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये एक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर लेते हैं कि इफ एक्स स्टार्ट अ बिजनेस विद 50,000, द बिजनेस रिकॉर्ड इट्स and assets of the 50,000 and simultaneously as a liability of 50,000. तो डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे assets और liabilities. तो there is a, when there is a debit, there is a credit. When there is a assets, there is a liabilities, है ना। तो ये डुअल एस्पेक्ट है हमारे अकाउंटिंग का। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट, ये क्या बोलता है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि फोकस ऑन रिकॉर्डिंग पास्ट ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल। अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन आफ्टर दे हैव ओकर्ड, एम्फेसिसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन। इम्प्लीकेशन क्या है? पास्ट ट्रांजेक्शन, ओनली ट्रांजेक्शन दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस आर रिकॉर्डेड, प्रोवाइडिंग डेट वाइज हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग। सपोज करो कि आपने कोई बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है और आपके कुछ अकाउंट्स है। मान लेते हैं आप ABC इंटरप्राइजेस है आपके पास, और आपने 10th फरवरी को आपने कुछ, सपोज करो कि आपने परचेज किया, फिर आपने 12 फरवरी को कुछ परचेज किया, फिर आपने 13 को सेल हुआ मान लेते हैं, और इसी तरह करके ट्रांजेक्शन है। तो 10th फरवरी को आपने 10,000 का इन्वेंट्री परचेज किया, और 12th
फरवरी को आपने यहाँ पे 5000 वेजेस दिया, 13 फरवरी को आपने सेल किया 8000 का। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये इवेंट ओकर्ड हुआ है, आपको उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करना है। दैट इज कॉल्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। Focus on recording the past transactions based on the realization principle. Past transaction, only transaction that have already taken place are recorded, providing a date-wise historical record. ठीक है, historical documentation facilitates the preparation of historical financial statement capturing the financial activity and the status of the business over time. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको रिपोर्ट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो इनकरेक्ट बनेगा। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट आवर statements, our books of accounts are correct, you have to enter any transaction on the basis of historical record concept. Got it? नेक्स्ट है, अब ये हम लोग ने देख लिया कि एट रिकॉर्डिंग स्टेज, ये सारे रिकॉर्डिंग है। जब आपका ट्रांजैक्शन होता है तो आप रिकॉर्ड करते हो, ये रिकॉर्डिंग था, ये रिकॉर्डिंग स्टेज हम लोग ने देख लिया। अब आएंगे हम लोग रिपोर्टिंग स्टेज। कि रिपोर्टिंग स्टेज क्या होता है? जब तो रिकॉर्डिंग हो चुका, अब एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द ईयर आपको रिपोर्टिंग तैयार करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो रिपोर्टिंग स्टेज है, इसमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? ये अज्यूम करता है कि बिजनेस आगे बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। और यहाँ पे ये दो वर्ड से बना है, दैट इज इट इज मेड बाय टू वर्ड्स, गोइंग, कंसर्न। गोइंग मीन्स कंटिन्यूअस और कंसर्न मीन्स हेयर एस्टैब्लिशमेंट। ये दो वर्ड से बना है, मतलब कंटिन्यूअस एस्टैब्लिशमेंट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और कोई भी बुक ऑफ अकाउंट जब बनता है तो ये इस बिलीफ पे बनता है कि आपकी जो बिजनेस है वो आगे चलती रहेगी, वो बंद नहीं होगी। ठीक है, कोई भी बिजनेस आपका वो आगे चलती रहेगी और ये बंद नहीं होगी बिजनेस। आगे फ्यूचर है, ऐसा नहीं है कि कभी भी आप कोई भी आप एंट्री करते हो तो ये सोच के करते हो कि आज 1 साल के बाद मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा या 2 साल के बाद बंद हो जाएगा। इट इज नॉट लाइक दैट। यू अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग इंडेफिनेटली अफेक्टिंग हाउ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। तो आप कभी भी ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये सोच करके एंट्री करते हो कि फ्यूचर में ये बिजनेस रहेगा, ये कंपनी रहेगी, उस हिसाब से फिर आप डिप्रिसिएशन सोचते हो। आप अब अगर मान लेते हैं कि हम लोग ने कोई मशीन खरीदा, सपोज करो कि एक व्हीकल खरीदा ऑफिस के लिए, उसका डिप्रिसिएशन हम लोग ने 10% डाला है, तो ये सोच कर कि ये इसका जो बुक वैल्यू हो अगले 10 ईयर में ये ज़ीरो हो जाएगा। ये सोचते हैं, वाई डू वी थिंक लाइक दैट, दैट दिस बिजनेस विल कंटिन्यूअसली रिमेन इफेक्टिव इन फ्यूचर। ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूचर में ये रहेगा, तभी तो ये कॉन्सेप्ट लाते हैं। अगर ये बिजनेस बोलता है कि नहीं अगले साल ये बंद हो जाएगा, तो ये सारे अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स वैल्यूएशन होते हैं, वैल्यूड एट द कॉस्ट रेदर देन मार्केट वैल्यू। इसीलिए जब कभी भी हम लोग कोई भी रिकॉर्ड करते हैं तो गोइंग कंसर्न और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट कंसर्न, ये रिकॉर्डिंग स्टेज है, कॉस्ट कंसर्न, और ये रिपोर्टिंग स्टेज है, ये रिपोर्टिंग है, और ये रिकॉर्डिंग। ये दोनों ही एक ही तरह का है। ये दोनों को आप मान के चलो, दोनों ही एक ही चीज बोल रहा है कि कॉस्ट आपको मार्केट वैल्यू से नहीं करना है। नाउ जस्ट टेल मी वन क्वेश्चन, इफ you think that this particular company is going to close or going to be bankrupt or insolvent, then what will be the transaction? आप कौन से वैल्यू पे ट्रांजेक्शन करेंगे?
जस्ट टेल मी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये बिजनेस अब बंद हो जाने वाले हैं, एक साल के बाद ये बंद हो जाएगी, तो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप करेंगे तो कौन से वैल्यू पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस पे करेंगे, मार्केट प्राइस पे करेंगे? प्राइस पे। मार्केट प्राइस पे करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे फिर नहीं करेंगे। इसीलिए कभी भी हम लोग ये बोलते हैं कि बिजनेस हमेशा रहेगा, दैट विल कंटिन्यू हमेशा के लिए, ठीक है ना, फॉर एवर। इसलिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लेकिन द मोमेंट वी रियलाइज दैट दिस बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग और इट गोइंग टू बी बैंकरप्ट, वी विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन एज पर मार्केट कॉस्ट की इसका मार्केट कॉस्ट क्या है, क्योंकि इसको तो अब सेल ही करना है, लिक्विडेट करना है कंपनी को, तो अब इसको तो सेल करना है, तो हम लोग मार्केट प्राइस पे फिर इसको करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, depreciation calculated over the assets expected life with annual balance carried forward, इस वाले कॉन्सेप्ट में। फिर रिजर्व एंड प्रोविजन, ये सारे जितने भी हैं वो इसलिए हैं कि हम लोग ये सोच रहे कि ये कंपनी जो है वो फॉरएवर चलेगी, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। रिजर्व एंड प्रोविजन भी हम लोग रखते हैं इसलिए कि कंपनी आगे रहेगी, क्रिएटेड फॉर द एंटिसिपेटेड फ्यूचर लायबिलिटीज, कि हाँ फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो ये रिजर्व को और प्रोविजन को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि कंपनी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचिए कि कंपनी आगे रहेगी, इसीलिए तो आप प्रोविजनिंग करते हैं, रिजर्व रखते हैं कि आगे कंपनी रहेगी, कब जब कभी भी जरूरत पड़ेगी किसी फंड्स को तो हम लोग उस पर्टिकुलर हेड से फंड को यूज कर सकते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में यूज होगा, मतलब एक्सपेंसेस प्रोवाइडिंग फ्यूचर बेनिफिट आर स्प्रेड ओवर सेवरल ईयर्स, इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे डेफर्ड रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में। फिर है इन्वेस्टर अजम्पशन, कि इन्वेस्टर कैन कंसीडर द बिजनेस टू हैव एन इनडेफिनिट लाइफ स्पेन। अगर कोई इन्वेस्टर आता है, अगर ये कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर नहीं चलेंगे तो कभी वो सोच ही नहीं पाएगा कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं, अगले 3 साल में कंपनी बंद हो जाएगी, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा, तो इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग स्टेज में, तो आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये क्या है, चलिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर मैचिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड विद द रेवेन्यू अर्न इन दैट सेम पीरियड टू एक्यूरेटली रिपोर्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सपोज करो कि आपने 100 रुपीज़ के कॉस्ट का 100 रुपीज़ की कॉस्ट का आपने 10 पेन खरीदा और इसको आपने बेचा कितने का, इसको आपने सेल, ये आपका परचेज है और ये सेल है, और इसको आपने 12 रुपीज़ पे आपने पेन को बेच दिया, यू मेड अ 20% प्रॉफिट। अब क्या है कि 10 पेन में से आपने 8 पेन बेच दिया, 8 इंटू 12। अब इसका जो कॉस्ट है 12 आपको कितने कितने बेनिफिट दिया ये बताओगे आप मुझे? ये आपने 96 के बेच दिए, आपके स्टॉक में कितने पेन बचे? 2 बचे। अब ये जो 2 बचे हैं, ये आप अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में है कि आपने 10 पेन खरीदे 100 रुपीज़ की और आपने उसको बेच दिया, तो आप यहाँ एंट्री करोगे कि आपने 100 रुपीज़ के पेन खरीदे, ठीक है, यहाँ पे 100 रुपीज़ के पेन खरीदे, 10 पेन, और द रेट ऑफ 10 पेन, और इस पे आपने 8 पेन जो है वो आपने 12 रुपये में बेच दिए, और बाकी के रिमेनिंग है, ये अगर अकाउंटिंग 31 मार्च तक आपने अगर बेचा नहीं है तो ये कैरी फॉरवर्ड होकर के 2024-25 में ये आपके ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा कि 2 पेन आया। इसका रेट आप क्या दोगे, इसका रेट आपको यही रेट पे देना होगा, और यहाँ पे लिखना होगा क्या, 10 इंटू 2, और ये लेस हो जाएगा यहाँ से, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था ये अगले बार में ये लेस हो जाएगा, यहाँ आपको इतनी ही एंट्री करनी होगी, लास्ट में जब एडजस्टमेंट करेंगे आप तो ये
कॉन्सेप्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग स्टेज में, कि रिक्वायर मैचिंग एक्सपेंसेस ऑफ पीरियड विद द रेवेन्यू अर्न इन दैट सेम पीरियड टू एक्यूरेटली रिपोर्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्लियर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल Yes, sir. अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट फॉर द पीरियड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर मेड, जो मैंने आपको अभी बताया। Deferred revenue expenditure arises from the spreading the cost of the certain expenses over the period they benefit। यहाँ पे ये जो है इसको डिटेल से, डेफर्ड रेवेन्यू जब भी आएगा तो आप समझ लीजिए फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर के लिए कुछ प्रोविजनिंग किया हुआ है उसको ही बोलते हैं हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू। इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट जब चैप्टर आएगा डेफर्ड के बारे में। फिर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी पीरियड आप ले लो, कोई कोई अकाउंटिंग 31 मार्च तक हम लोग फिनिश कर देते हैं, 31 मार्च, और शुरू करते हैं 1 से। मान लेते हैं कि 1 से शुरू करते हैं और 31 मार्च तक फिनिश कर देते हैं। या कोई कोई ऐसा भी होता है जो जनवरी 1 से शुरू होता है और दिसंबर 31 को फिनिश होता है। कुछ कुछ कंपनी ऐसे भी फॉलो करती हैं और कुछ कंपनी ऐसे भी फॉलो करती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो भी आप पीरियड, आप कॉन्सेप्ट अगर आपको ये सूट करता है, आप उस हिसाब से आप उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आप इसको अभी फॉलो किया नेक्स्ट ईयर से आप इसको फॉलो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड टू प्रोवाइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस परफॉर्मेंस despite business being assumed to continue indefinitely। एप्लीकेशन, इसके एप्लीकेशन अगर आप देखिएगा तो पीरियोडिक रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर द सेट periods commonly 1 year due to business practices tradition and लीगल रिक्वायरमेंट। ये लीगल रिक्वायरमेंट है कि हम लोग को 1 साल में अपने जो रिपोर्टिंग है वो प्रिपेयर करना है, और ट्रेडिशन भी है और बिजनेस प्रैक्टिसेस भी है कि ये पीरियोडिक रिपोर्टिंग जो है, पीरियोडिक रिपोर्टिंग वो करनी है। कॉमनली हम लोग 1 साल हर जगह पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही चलता है। इंटरवल वेरिएशन वाइल एक्सटर्नल रिपोर्ट्स ऑफन यूज अ 12 मंथ। आप इंटरनल कभी भी चाहे तो आप शॉर्टर इंटरवल के लिए आप निकाल सकते हैं, 1 मंथ का ट्रांजेक्शन आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। आप क्वार्टरली निकाल सकते हैं, आप डेली निकाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। फिर कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, एक कॉन्सेप्ट है फुल डिस्क्लोजर। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आप जितने भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है बिजनेस एक्टिविटीज के वो आप डिस्क्लोज करें फाइनेंशियल रिकॉर्ड में, और अवॉइड करें मतलब अवॉइडिंग द मेंटेनेंस ऑफ द सीक्रेट रिजर्व। सपोज करो कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कंपनी एबीसी इंटरप्राइजेस, इस पर एक लिटिगेशन चल रहा है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, किसी ने लिटिगेशन कर दिया है, या फिर इसका कोई डेटर है जो अभी एनपीए हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलती है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आप अपने इसमें फुल डिस्क्लोजर में, आपने बुक ऑफ रिकॉर्ड में, बुक ऑफ स्टेटमेंट में आप इसको एंड ऑफ द ईयर आप इसको डिस्क्लोज करें, ताकि इन्वेस्टर को और रेगुलेटर को ये पता हो, स्टेक होल्डर को ये पता हो कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोविजनिंग की हुई है और जो नेगेटिव हो सकती है कंपनी के लिए। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर में कि आपसे ये आप एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कभी भी कोई चीज़ हाइड नहीं करेंगे। जब आप रिकॉर्ड करेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन या रिपोर्ट करेंगे कोई भी ट्रांजेक्शन को, आप हाइड नहीं करेंगे। मैंडेटरी डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट लाइक कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ है वो मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज़ जितने भी हैं आपको डिस्क्लोज करना है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज, मार्केट वैल्यू, ये सारे डिटेल्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। लीगल रिक्वायरमेंट फॉर द डिस्क्लोजर इज इन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर द लॉ लाइक द इंडियन कंपनीज एक्ट। इंडियन कंपनी एक्ट भी बोलती है कि आपको ये सारे डिस्क्लोजर देने हैं, और लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि आपको डिस्क्लोज करना है।
फिर कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी है, ये क्या बोलती है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये सपोज करो कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जिसमें हम लोग के पॉइंट में फिगर आएंगे कि 1 लाख या 10 करोड़ 24.6 ऐसे करके आएंगे। तो ये बोलता है कि एक आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट कीजिए, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए, और इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। आप बिल्कुल ही पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लिस्ट इंपॉर्टेंट है, आप राउंड ऑफ फिगर दीजिए। और अगर कभी कभी आप सपोज करो आप ऑफिस में हो, आप स्टेपलर पिन यूज़ करते हो। स्टेपलर पिन मान लेते हैं कॉस्ट है 10 रुपीज़ का, और उसकी लाइफ स्पैन है 1 ईयर मान लेते हैं। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट इसका कॉस्ट कितना ही होगा मान लेते हैं, पूरे अगर ऑर्गेनाइजेशन का मिला करके भी चले तो सपोज करो कि 5000 का ये पिन आया पूरे कंपनी में, पूरे बैंक में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर ये 5000 इसका लिख ले, पेन का भी लिख ले, या पेंसिल का भी लिख ले, इरेजर का भी लिख ले, पेपर का भी लिख ले, तो क्या ये पॉसिबल है कि ये सारे को एडजस्टमेंट हम लोग रिपोर्टिंग में कर दें? तो इसके लिए बोला गया कि भाई ऐसा है कि आप एक हेड बना लीजिए, स्टेशनरी, एक स्टेशनरी हेड बनाइए, और आप उसको ही उसके अंडर में डाल दीजिए, क्योंकि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर हेड बना रहेगा, उससे ही आइडिया लग जाएगा कि हम लोग को क्या देखना है इसमें। तो इस वाले इसको कहते हैं कि स्टिपुलेट दैट ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड विद मटेरियलिटी डिपेंडिंग ऑन द आइटम वैल्यू एंड द बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब जैसे इनसिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। अब पेन पेपर पेंसिल इसको मत लिखिए, एक पर्टिकुलर हेड बना लीजिए। उसके बाद आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है वो परमिट करता भी है कि नॉन सेपरेशन ऑफ, एक मिनट, insignificant item are not recorded separately. Accounting standard 1 permit the non-separation of immaterial item of dissimilar nature or function. जैसा आपको मैंने बताया, treat minor cost stationery as a expenses in the period they are incurred rather than capitalizing and carrying them over an assets. और फिर आ जाइए कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये क्या है? इसमें एक क्या है कि अकाउंटिंग फॉर पोटेंशियल लॉसेस, आपको इसमें कंजर्वेटिव से आया, कंजर्व आप थोड़ा सा होते हैं, कंजर्व यहाँ से कंजर्वेटिज्म का मतलब कि फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए जो भी पोटेंशियल लॉस है, और एंटिसिपेशन प्रॉफिट को आपको नहीं बताना। सपोज कीजिए कि आपका एक लिटिगेशन चल रहा है, मान लेते हैं कि एक बंदा है जो आपसे डेटर है, वो 1 लाख का आपसे उधारी लिया है, क्रेडिट पे माल लिया है, और उसको 3 महीने से ज़्यादा हो गया है, उसने पैसा नहीं दिया। हाँ, तो मोर देन 3 months, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़ is due more than 3 months। क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसके पैसे आपको वापस मिलेंगे? कोई एनीवन हेल्प मी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पैसा वापस मिलेगा? प्रोबेबिलिटी है? रूबी, साक्षी, बताइए, स्टेला। यस सर, प्रोबेबिलिटी तो है। प्रोबेबिलिटी तो है। मान लेते हैं कि इसने कुछ भी किया है, अब 90 डेज हो गया, सपोज करो 50% ही प्रोबेबिलिटी है देने का, या 40% है। तो क्या हम लोग बुक ऑफ अकाउंट में ये लिख सकते हैं कि 40,000 अकाउंट पैसा रिसीव कर सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं? नहीं सर। नहीं, हम लोग को तो पोटेंशियल लॉस लिख देना है कि भाई ये 1 लाख रुपया लॉस है, ये नहीं देगा, बट एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं कि हाँ उससे वापस ही आ जाएगा। यही ब्यूटी है इसका, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसलिए बोला जाता है कि इस कन्वेटेशन कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इसी को बोलते हैं हम लोग, कि कंजर्वेटिव रहे कि डिस्क्लोजर ऑफ फुल पोटेंशियल एंड एंटिसिपेटिंग नो एंटिसिपेटिंग ऑफ प्रॉफिट, इसको ये बोला जाता है।
शो ऑल द पोटेंशियल लॉसेस बट नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में आप हमेशा ये सोचिएगा कि जब कभी भी बात करेंगे ना, व्हेन इट कम्स टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, इट मींस दैट वी हैव टू डिस्क्लोज ऑल द पोटेंशियल लॉसेस व्हाइल नॉट एंटिसिपेटिंग एनी प्रॉफिट। इसके इम्प्लीकेशन देखिए क्या क्या है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट, जो अभी हम लोगों ने कहा, क्रिएशन ऑफ कंटीजेंसी रिजर्व, स्टॉक वैल्यूएशन एट द लोअर ऑफ द कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। जितने भी स्टॉक वैल्यू हैं आपके, आपको वैल्यूएशन जो भी करना है वो कॉस्ट प्राइस पे करना है या मार्केट वैल्यू से कम करना। मार्केट वैल्यू से ज़्यादा नहीं कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सपोज करो कि ये मार्केट वैल्यू में अगले साल इसका बूम आने वाला है तो इसको हम लोग बढ़ा के लिख दें, नहीं। आप कॉस्ट प्राइस से लिखिए बट उससे कम लिखिए, वो चलेगा, ज़्यादा आप नहीं लिख सकते हैं। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी शोन एज सरेंडर वैल्यू ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर मान लेते कोई ज्वाइंट लाइफ लाइफ पॉलिसी एलआई है और तो उसको सरेंडर्ड वैल्यू पे देखना है, मेच्योर अमाउंट पे नहीं देखना, सम अश्योर्ड पे नहीं देखना। सरेंडर्ड वैल्यू कितना मिलेगा इस साल, उस पे ही आपको कैलकुलेशन करना है। फिर कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है, ये क्या है? Once the accounting period is chosen, it should be consistently followed in the future with any changes and their impact clearly disclosed। अगर आपने कोई भी मतलब अकाउंटिंग मेथड आपने चुन लिया है, सपोज करो आपने डिप्रिसिएशन ही लिया है, क्या डिप्रिसिएशन लिया, आप स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये नहीं कि आपने इस साल आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से कर दिया, नेक्स्ट साल आपने रिटर्न डाउन मेथड से कर दिया और उसके बाद कोई और कॉन्सेप्ट आपने ले लिया। नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। वंस यू चूज द स्ट्रेट लाइन मेथड, यू हैव टू बी स्टिक with that particular concept unless you have a solid reason behind changing the concept। अगर आपको कोई कोई ऐसा रीज़न है, वैलिड रीज़न है और सॉलिड वैलिड रीज़न है जिसको आप चेंज कर रहे हैं, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्यों आप चेंज कर रहे हैं। तो ये कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी यही बोलता है कि वंस एन अकाउंटिंग पीरियड इज चूजन, it should be consistently followed in the future with any changes and their impact clearly disclose आपको करना पड़ेगा। Maintaining the same depreciation method, for example straight line method, unless a change is justified। Clear statements in financial statement if a departure from an established method occurs। यही चीज़ है, clear statement in financial statement if a departure from an established method occurred। फिर है रेवेन्यू रिकग्निशन एंड रियलाइजेशन, इसको भी हम लोग ने पहले ही बोल चुके हैं कि ये क्या होता है। ऐसे आप देख लो, दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस दैट द रेवेन्यू शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज एक्चुअली अर्न। जो हम लोग ने अब फर्स्ट लास्ट टाइम में क्या था, यहाँ पे ये रिपोर्टिंग है, ये रिपोर्टिंग है और उससे पहले हमने रिकॉर्डिंग किया था। सेम सेम कॉन्सेप्ट है जो हम लोग ने किया था। बुक्स ऑफ सेल्स अ बुक टू कस्टमर ऑन March 15 and the customer pays on the spot। The revenue from the sale of the book is recognized on March 15, not when the book was initially acquired by the shop or at any future date when it might be resold। ठीक है, चलिए इसके बारे में आप लोग बताइए क्या है एक्रूअल और कैश बेसिस, ये क्या है? एनीवन कुछ बताएंगे? नो सर। कुछ भी, कोई आइडिया स्टेला? सर जो एक्रूज और बार बार जो चीजें होती रहती है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये होगा, और कैश पे जो हम एट अ टाइम रियल टाइम में हो जाता है। आप लोगों को मैं दो चीज़ें दे रहा हूँ, एक एक्रूअल कैश बेसिस और दूसरा आपके यहाँ पे एक एक्रूअल बेसिस है, यहाँ कैश बेसिस। या दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट का आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको मुझे बताना है ये क्या होता है कल के क्लास में, मैं ये नहीं बताऊंगा, सो डैट आपका ये होमवर्क है। ये आप दोनों आप मुझे बताएंगे 2 पेजेस में कि व्हाट इज एक्रूअल एंड कैश बेसिस विद अ डिफरेंट एग्जाम्पल विच इज गिवन। आप ये एग्जाम्पल के अलावा भी आप अपना एग्जाम्पल देंगे, मैं 1 बाई 1 सबसे पूछूंगा, ये टास्क है आप लोगों को, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट, दैट इज accrual and cash basis, what are these concept, got it?
Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये हो गया। अब आइए फटाफट हम लोग जो कुछ क्वेश्चन देख लेते जो हम लोग ने पढ़ा था। चलिए तो कौन रिवर्ट करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द assumption एंड कॉन्सेप्ट एट द रिपोर्टिंग स्टेज ऑफ अकाउंटिंग? कौन सा आंसर होगा? अपने अपने आंसर अपना देना शुरू कीजिए। Financial statement are prepared assuming the business will not cease its operational. Is it true or false? True, sir. True. Revenue is recognized at the point of sale, not necessarily when cash is received. False, sir. Okay. Financial statement should disclose all relevant and material information. Yes, sir. Financial So, statement should. sorry, B first wala, sir. A. This is correct one. And Yes, sir. revenue is recognized at the point of sale, not necessarily when cash is received. It is false or true? Yes, sir. Correct, sir. करेक्ट है। चलिए मार्क करके रखता हूँ करेक्ट। चलिए ये बताइए नेक्स्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल रिलेवेंट एंड मटेरियल इंफॉर्मेशन। Yes, sir. ये तो चलिए Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड यूजिंग अ स्टेबल करेंसी यूनिट। False, sir. फॉल्स क्यों? ये फॉल्स क्यों है? फॉल्स क्यों है ये? I don't know to explain, sir. I don't know how to explain. Then how did you come to know that this particular answer is a correct one? यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेबल करेंसी मीन्स इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप येन में आप अगर कर रहे हैं तो येन में कीजिए, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में तो पाकिस्तान वाले तो पाकिस्तानी रुपीज़ में ही करेंगे ना। तो ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड यूजिंग। Sir, I don't know a single word from Hindi, No, sir. oh no, So, that's not an issue. Whenever, see, Ruby, whenever you find any difficulties to understand anything, you just ask me. If you find any Okay. difficulties, see, we actually क्या है ना कि sometime what happen, we start speaking Hindi also. There are a lot of students who are Hindi speaker and lot of students who are English speaker. So whenever Yes, you, I somehow I can connect and I can understand, sir. But anyhow, I'm. no, whenever Answer when is C, sir. 1 and 3 only. 1 and 3, Stella says 1 and 3. Answer is 1 and 3. चलिए give her a huge round of applause. The answer is correct. Now Stella is done. Now I'll ask Santosh. आप सारे लोग आंसर करेंगे, जवाब देंगे संतोष पर, ठीक है? Now which of the following statement align with the concept and convention of accounting theory? Santosh. Yes, sir. Yes. Financial statement must be prepared periodically. Yes, sir. Yes. Next, a business should record transaction at their replacement cost. So, No, sir. So I must mark it no. That is, this is no. No, sir. This one is yes. Yes, sir. Consistency in accounting method enhance comparability. Yes or no? yes, sir. Yes. Financial statement should include everything that is of significance. Yes, sir. Yes, sir. So which is correct? 1, 3, 4. D. D or B? D. D. Yes, D is the correct answer. C is not the correct. Financial statement should include everything that is of significance. Please. Why? Why 4 is incorrect? Why 4 is incorrect?
Because if the owner dies, we cannot put it, even though it is significant. We cannot put it in the Exactly. financial Very statement. good. Excellent, excellent. So this is why this particular option is correct. Financial statement should include everything that is of significance. Even it is a significance that a owner die and it will affect the business of the company, but it will not be recorded. Unless it is a monetary term, we will not record it. Right? So you read the reading between the line. Okay. So C is the correct answer. D is Yeah. not the correct answer. Got it? Next. Yes, sir. Which one is correct? Which statement correctly reflect the principle and rationale behind the cost concept? ये हम लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है. Options are: the cost concept ensure uniformity in assets valuation across different companies. Is it correct one or incorrect one? Yes, sir. Correct one. Correct. Okay. And assets are periodically reassessed and revalued to reflect their true worth in financial statement. Assets are periodically reassessed and revalued to reflect their true worth in financial statement. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे लोग yes, sir. Very good. यहाँ पे yes करते हैं. The historical cost of an asset is used for recording regardless of its current market price. Yes, sir. The cost concept is based on the criteria of relevance, objectivity, and feasibility. The cost concept is based on the criteria of relevance, objectivity and feasibility. याद कीजिए cost concept, उसमें clearly कहा गया था when it is a matter of when there is a monetary term is associated or it is measured any by monetary unit, then only we can record the transaction whether it is a relevance. अब यहाँ पे relevance है, relevance तो है, अगर मान लेते cost concept की बात करें, ओनर डाई कर देता है या स्ट्राइक हो जाता है, रिलेवेंस है, बट इसको क्या हम लोग इंटर कर सकते हैं? False. False है sir. फॉल्स. चलिए आंसर बताइए आप. बताइए आंसर. Don't go by my word because I have A. I have taught you each and everything. Now reassess. Correct answer is A. D. Why D? Why D? Or why not A is correct? Why not B is correct? Tell me. आप ही बता दो. ट्राई करो, बताऊंगा. ट्राई करो. फर्स्ट पे हम लोग वापस से आते हैं. ये क्या बोलता है? द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी इन एसेट्स वैल्यूएशन अक्रॉस डिफरेंट कंपनी. ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? यूनिफॉर्मिटी है, यही तो ब्यूटी है Yes. कॉन्सेप्ट का. यूनिफॉर्मिटी रहेगा तभी तो एसेट्स का वैल्यूएशन कर सकते हैं डिफरेंट कंपनी में. दिस इज द करेक्ट वन. Yes, sir. दिस इज करेक्ट वन. आप कभी भी मेरे क्लास में ना इस पे मत जाना, मैं जानबूझ करके इनकरेक्ट आंसर देता हूँ ताकि आप वो रीथिंक करो कि हाँ मुझे आई एम डैम श्योर दैट दिस इज द आंसर बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस. कि भाई यूनिफॉर्मिटी तो चाहिए एसेट्स वैल्यूएशन में. आप यहाँ पे अगर आप वापस से आओ, बहुत टाइम लग जाए. देखो कभी भी कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग
कॉस्ट प्राइस पे इसलिए लिखते हैं कि कॉस्ट कंसेप्ट हम लोग को इंश्योर करता है कि यूनिफॉर्मिटी हो एसेट्स वैल्यूएशन में। अगर मार्केट प्राइस से अगर हम लोग लिखने लगेंगे तो डिफरेंट कंपनी का वैल्यू तो डिफरेंट आ जाएगा ना, वो मार्केट वैल्यूज में आ जाएगा। अगर मान लेते हैं कि दो कंपनी है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से वो सर यूनिट को मिल। फर्स्ट और थर्ड सही है बस। फर्स्ट सही है, चलिए थर्ड चलते हैं। द हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन एसेट इज फॉर रिकॉर्डिंग regardless of its current market price। ये थर्ड भी सही है, गुड। assets are periodically reassessed and revalued to reflect their true worth in financial statement। ये क्यों गड़बड़ है, ये why it is incorrect। assets are periodically reassessed करते हैं क्या हम लोग, नहीं, क्योंकि इसका तो नहीं डिप्रिसिएशन तो हम करते लोग हैं। करते हैं, डिप्रिसिएशन तो हो रहा है, इसको आपको रीवैल्यू क्यों करेंगे हम लोग बार बार, दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो 1 and 3 दिस इज द करेक्ट आंसर। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। नहीं, रेलेवेंस की बात ही नहीं करेंगे, रेलेवेंस तो स्ट्राइक भी हो सकता है, ओनर का हेल्थ भी हो सकता है, तो रिलेवेंस तो है, बट हम लोग कॉस्ट कॉन्सेप्ट में जब तक मनी टर्म नहीं आएगा, मॉनेटरी टर्म में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये बताइए, which of the following statement align with the realization concept in accounting? Revenue is recognized at the point when the customer takes legal ownership of the goods। यस सर। हाँ, क्योंकि डिलीवरी हो गया, जब तक डिलीवरी नहीं होगा, ओनरशिप चेंज नहीं होगा, तब तक वो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट हमारा करेक्ट नहीं होगा। फ्यूचर इनकम इज अकाउंटेड फॉर इन द करंट फाइनेंशियल पीरियड, फिगर आउट करो। नो सर। नो, ठीक है। गुड्स सोल्ड बट नॉट येट अप्रूव्ड बाय द कस्टमर, इसको मैं नो करता हूँ। ओके, goods sold but not yet approved by the customer are included as a sales। नो सर। सर Okay, goods sold but not yet approved by the customer are included as sale, very good। Revenue recognition is dependent on the completion or near completion of the earning profit process। बताइए क्यों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। आप ऑप्शन भूल जाओ, आप उसमें देखो, फिगर आउट करो। आप ऑप्शन भूल जाओ और आप इसको फिगर आउट करो। रूबी, टेला, बताओ which is correct one। It's 1 and 4. 1 and 4, 1 Yeah. is correct one, fine, 1 is the correct one। now revenue recognition is dependent on the completion or near completion of the earning process। ये एक वर्ड और आ गया यहाँ पे, डाउटफुल नहीं दे रहा है कुछ, यस सर, बस दे रहा है। कंप्लीशन में ही होगा। आंसर पे आप मत जाओ, क्योंकि हो सकता है आंसर डिफरेंट आएगा, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं इसलिए आंसर पे नहीं जाता हूँ कि मैं आपको चाहता हूँ कि आपने जो पढ़ा है आप उसको कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर है कि नहीं, आप इस पे भी मत सर जाओ। अकॉर्डिंग टू मी ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। अच्छा, वेरी गुड। रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड एट द पॉइंट व्हेन द कस्टमर टेक्स लीगल ओनरशिप ऑफ द गुड, ये करेक्ट वन है, वेरी गुड। फ्यूचर इनकम इज अकाउंटेड फॉर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, नहीं है। गुड सोल्ड बट नॉट येट अप्रूव्ड बाय द कस्टमर आर इंक्लूडेड एज ए सेल। अब जब कस्टमर ने अप्रूव ही नहीं किया तो ये कैसे होगा। यहाँ पे अगर ये पार्ट अगर रहता, ये वाला पार्ट, तो हम लोग समझ सकते थे कि ये आंसर करेक्ट है। तो स्टेला इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ द आंसर, मुझे नहीं पता है और आपको भी नहीं पता क्या आंसर सही है। 3 और 4 इम्पॉसिबल वाली बात है ना। ये होगा, अगर मैं आपको रीथिंकिंग के लिए नो बोलूँ सर। तो 3 और 4 डी, क्योंकि ये तो हो गई नहीं, गुड सोल्ड बट नॉट येट अप्रूव्ड बाय द कस्टमर्स। अगर अप्रूव्ड ही नहीं हुआ है कस्टमर से, आप कैसे सोल्ड कर दीजिए, है ना। चलिए, द लास्ट वन, सेलेक्ट द स्टेटमेंट दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये तो आप आराम से बना लोगे, बोलो। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द रूबी, नॉट ट्राई। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द ओनर आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस अकाउंट।
नो सर। Personal false personal expenses of the owner are recorded in business account. ड्राइंग में लिखते हैं हम लोग. Capital contributed by the owner is considered as a liability for the business. True. यस True, सर। Very good. Profit generated by the business is treated as an asset of the owner. Profit sir. is liability. No, sir. यहाँ पे ओनर है, बिजनेस नहीं है. Profit generated by the business is treated as an assets of the owner. यस सर, यस सर, यस सर। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होगी। हाँ. Drawing by the proprietor are accounted for separately from business transaction. नो सर। क्यों? ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करते हैं ना हम। ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ पे हाँ, पर्सनल इसलिए एक्सपेंसेस ऑफ drawings द में। ओनर आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस अकाउंटिंग. आपने कहा ड्राइंग में. यहाँ ड्राइंग बाय द प्रोपराइटर आर अकाउंटेड फॉर सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस ट्रांजेक्शन. यस. ये जो ड्राइंग अकाउंट है, ये जब कभी भी प्रोपराइटर इसमें से पैसा निकालेगा, ये सेपरेट रहेगा बिजनेस का. ये आप इसको सेपरेट रखिए. ऐसा नहीं कि आपको मैंने बोला था ना कि इसने जैसा यस सर, कंट्रीब्यूट. यस सर, यस सर, यस। दिस इज द करेक्ट वन. 2 3 4 इज द करेक्ट वन. 2 3 4 बी इज द करेक्ट आंसर. क्या है? 2 4 छोड़ दीजिए यहाँ पे. बिल्कुल, क्योंकि 2 3 तो होगा ही. प्रॉफिट जनरेटेड बाय द बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन असेट्स ऑफ ओनर, नॉट बिजनेस. ठीक है, करेक्ट. क्लियर हुआ? यह कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आया क्या? कोई So we have to revise it. सॉरी, कोई कंफ्यूजन? No, sir. चलिए आप बताइए, सेशन हाउ वाज द सेशन? सेशन कुछ समझ में, कुछ सीखने को इट मिला? वाज गुड सर। हाँ सर, समझ में तो आ गया। कुछ सीखने को मिला थोड़ा इसमें? कंफ्यूजन है सर, एक बार आज गो थ्रू करके कल डाउट्स पूछ लेंगे। ठीक है, इसका जो पीडीएफ आएगा आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा. कोई भी कंफ्यूजन होगा. और हाँ, मेरे क्लास में आप क्वेश्चन ज़रूर से बना करके आएंगी, और क्वेश्चन बना करके आने के बाद ही आप दूसरा क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा. क्योंकि फिर आपके पास बहुत सारा टास्क हो जाएगा, मल्टीपल टास्क जो आपसे कवर नहीं हो. तो आप कोशिश ये कीजिएगा, जो चैप्टर आज पढ़ाई हुई है उसको आप कल मेरे क्लास शुरू होने से पहले एक बार मॉक टेस्ट इसका ज़रूर आप बना लें. ठीक है, सारे को मैं बोल रहा हूँ, साक्षी, रूबी, संतोष, तेला, श्यामा, सबको मैं बोल रहा हूँ. आप एक बार जो चैप्टर अभी पढ़े हम लोग उसको आप लोग वापस से आप मॉक टेस्ट ज़रूर से बनाएं. और उसमें भी कंफ्यूजन होगा, अगर जो कंफ्यूजन होगा आप वहाँ पे डाउट रेज कीजिए. ठीक है, यस सर। Okay, sure. Yes, sir. तो ठीक Yes, है, sir. आज के लिए यहीं तक रखते हैं. फिर कल मिलते हैं हम लोग 9:30 में. दूसरे चैप्टर को देखते हैं. और आपको कोई डाउट होगा, 2 क्वेश्चन 2 होमवर्क दिया है मैंने. लास्ट के 2 लास्ट स्लाइड है जो, उसको आपको मुझे बताना है कल क्लास शुरू होने से पहले. पीडीएफ आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग भी इसका कल सुबह तक मिल जाएगा. आप उसको चेक कर लें. ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट.